Good morning, children, and welcome back in your civics class. And I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. मैं भी आशा करती हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे और आई रिक्वेस्ट यू चिल्ड्रन कि प्लीज़ वॉच द वीडियो. आप वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो देखने के बाद जो है आप अपनी किताब को भी पढ़िए एंड रीड योर बुक थरली एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो. तभी आपके जो पॉइंट्स हैं, जो आपके शीर्षक हैं, जो आपके कंटेंट्स हैं, जो मैटर है जो आपका, वो क्लियर होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा. आप अगर सिर्फ आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको कंटेंट्स जो है, जो मैटर जो है, वो आपको कितने क्लियर नहीं होंगे. और अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं और बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो आपके आंसर्स जो है वो आपके माइंड में हो जाएंगे और आपको अच्छी तरीके से वो लर्न भी हो जाएगा. सो प्लीज़ काइंडली वॉच द वीडियो. चिल्ड्रन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो संविधान निर्माण चैप्टर जो है वो शुरू किया था और हम जो है हमने संविधान के इस चैप्टर के बहुत सारे शीर्षकों को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. जैसे कि हम आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक्स पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं संक्षेप में. एक बार हम फिर वो उस टॉपिक के नाम जान लेते हैं कि हमने कौन से टॉपिक्स जो है वो डिस्कशन किए थे. जैसे हमने पढ़ा था संविधान सभा का निर्माण के बारे में, संविधान सभा के सदस्यों के बारे में पढ़ा था. हमने जो है वो प्रारूप समिति के गठन के बारे में पढ़ा था कि वो कब हुआ था और कैसे हुआ था, और हमें संविधान के प्रारूप की स्वीकृति कब मिली और सही मायने में संविधान का जो फ्रेमवर्क था वो कब तैयार हुआ था, और उसके बाद उस फ्रेमवर्क को तैयार करने में कितने दिन लगे और किन किन लोगों का योगदान रहा. ये सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था. और हमने ये भी साथ में डिस्कशन किया था कि जब संविधान का प्रारूप तैयार हो गया, उसका फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो गया और भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग यानी प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष बनाए गए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब इसका फ्रेमवर्क तैयार किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो गठन जब किया अन्य सहयोगी अन्य विद्वानों की मदद से, तो फिर जो है संविधान का उद्घाटन जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ. यानी 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान कंप्लीट रूप से लागू किया गया, और इसी वजह से हम जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूरी तरीके से गणतंत्रीय स्थापित हुआ था. तो बच्चों, हमने संविधान के आदर्शों या उसके बुनियादी मूल्यों के बारे में भी पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है किस तरीके से एक प्रस्ताव को, उसके उद्देश्य को प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के बारे में के समक्ष जो है प्रस्तुत किया था. तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों पिछले लेक्चर में हम इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया था. तो आज के लेक्चर में जो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में जो है बहुत बड़े जो जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने कुछ संविधान को लेकर अपने विचारों को उन्होंने प्रकट किया था. और उन विचारों के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने संविधान को लेकर उनके कुछ अपने वादे थे, कुछ अपने सपने थे, कुछ ड्रीम्स थे, कुछ प्रॉमिसेस थे जो उन्होंने किए और उन्होंने देखे थे. तो हमने महात्मा गांधी के सपनों के बारे में, उनके वादों के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या टिप्पणी की थी, हमने आपको रीड करके बताया था. तो बच्चों, उसको आज हम इसी चैप्टर, इस शीर्षक को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे इसी संदर्भ में, सपने और वादे शीर्षक के संदर्भ में हम आगे पढ़ेंगे कि अगला जो था वो टिप्पणी स्टेटमेंट किसका था. अब हम कह सकते हैं कि भेदभाव, और अगला टिप्पणी था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का. भीमराव अंबेडकर जो है वो भेदभाव और असमानता मुक्त समाज या देश देखना चाहते थे, और उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे कार्य भी किए. और उन्होंने संविधान के निर्माण, जैसा कि हमने आपको बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति गठन के वो अध्यक्ष थे, तो उन्होंने संविधान निर्माण में उनकी अपनी अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनकी भूमिका थी, उनका योगदान था. और असमानता यानी इनइक्वालिटी कैसे दूर हो,
असमानता कैसे, डिसिमिलैरिटी जो थी वो असमानता कैसे दूर हो, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, इस बारे में उनके विचार जो है वो सभी लोगों से जो है वो अलग थे। और अगर हम बात करें तो उन्होंने अक्सर गांधी जी के जो विचारधारा के वो कटु आलोचक थे। उन्होंने गांधी जी के विचारधारा की आलोचना भी की थी और उसका विरोध भी किया था। वो कहीं ना कहीं जो है वो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित नहीं थे। और लेकिन ये था कि उन्होंने संविधान निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपनी चिंताओं, अपनी अंतिम भाषण में, यानी जो उन्होंने अंतिम भाषण दिया था उसमें उन्होंने संविधान को लेकर अपनी चिंताएं जो है उन्होंने व्यक्त की थी और उन्हें स्पष्ट ढंग से, स्पष्ट रूप से उन्होंने उसमें लिखा है, उल्लेख किया है। मैं आपको उनको वर्ड टू वर्ड जो वास्तविक शब्द हैं, जो रियल वर्ड्स हैं, मैं आपको वो शब्द जो है वो पढ़ कर सुनाती हूँ कि वो उन्होंने क्या कहा था। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांतों को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, ये क्वेश्चन मार्क था। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर ये नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ये था उनका स्टेटमेंट, ये डायलॉग था, ये टिप्पणी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अंतिम भाषण में उन्होंने ये डायलॉग, ये टिप्पणी, ये भाषण जो है उन्होंने दिया था। बच्चों, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय जो संविधान, जब 1947 में मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने उनका जो प्रसिद्ध भाषण था, उनका क्या प्रसिद्ध भाषण था वो इस प्रकार है। मैं आपको उसको पढ़ कर सुनाती हूँ कि हूबहू जो है वो क्या वर्ड्स थे, एग्जैक्टली वर्ड्स क्या थे, उनके शब्द क्या थे। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें। पूरी तरह या तरह से ही नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्यरात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही, पर ऐसा क्षण ज़रूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा पर प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य में हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। ये भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास का है जिन्हें हम अक्सर किया है और एक शपथ आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। संभव है ये काम हमारा भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है,
तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। तो बच्चों, ये था जवाहर नेहरू का बिल्कुल प्रेरणादायक भाषण जो उन्होंने 1947 के मध्य रात्रि में उन्होंने दिया था संविधान सभा के समक्ष। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसका है संविधान का दर्शन। संविधान का दर्शन हम उसकी प्रस्तावना में समझ में हमको आता है। जब आप संविधान को पढ़ेंगे या कभी आपको मौका मिले संविधान के बारे में जानने का, तो आप उसकी प्रस्तावना को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस प्रस्तावना में संविधान के मूल्यों का स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है। हम जब संविधान के मूल्यों की बात करते हैं, तो उसके दर्शन की बात करते हैं, तो उसकी प्रस्तावना में हम उसकी झलक पाते हैं। और प्रस्तावना में उद्देशिका बिल्कुल साफ साफ दी गई है। और इसी प्रकार जो है संविधान की शुरुआती बुनियाद मूल्य जो है उसकी एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसे हम संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो इस प्रकार जो है अमेरिका संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर जो है दुनिया के अधिकांश देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना का जो है वो प्रस्तावना के साथ संविधान का निर्माण किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है, अगला शिक्षक आपका यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो प्रस्तावना है उसमें क्या टिप्पणी है, उसमें क्या स्टेटमेंट, क्या कैसी प्रस्तावना, क्या लिखा गया है। बच्चों, इस संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो इस प्रकार है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो है वो समझाऊंगी एग्जैक्ट वास्तविक शब्द क्या है। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ये जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना है। उसी तरीके से बच्चों, भारत के संविधान की भी प्रस्तावना है। अब जैसे भारत के संविधान की किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी कुंजी होती है, उसकी की जो होती है, संविधान की जो की होती है वो होती है उसकी प्रस्तावना। अब किसी भी देश की प्रस्तावना जो है वो उसकी वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार बहुत सारे देश जो थे वो देशों की तरह जो है, जैसे अमेरिका का है, जैसे दक्षिण अफ्रीका का है, तो ऐसे बहुत सारे देशों की तरह भारतीय संविधान की भी अपनी प्रस्तावना है, वो उसका भी अपना अधिक महत्व है। तो बच्चों, इसमें क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से ही, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उसके पढ़ते ही उसके उद्देश्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है। मतलब उसके उद्देश्यों के बारे में हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। जब उसकी प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं तो उसके उद्देश्यों को भी हम पढ़ लेते हैं, उसके उद्देश्यों के बारे में भी हम जान लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है और उसकी प्रस्तावना किस प्रकार है। बच्चों, सबसे पहले जो लिखा गया है प्रीमेबल यानी प्रस्तावना, देखिए क्या है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करती है। ये भारत की प्रस्तावना है, जो भारत के पहले पेज पे है, प्रीमेबल है ये भारत की प्रस्तावना। और आप देखेंगे कि अन्य देशों की तरह भी भारत की प्रस्तावना का जो आरंभिक वाक्य है वो है हम भारत के लोग। ऐसे ही जो है वो दक्षिण अफ्रीका का भी था कि हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का भी यही था आरंभिक कथन कि हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के हम सभी लोग।
तो हम सभी लोग का मतलब है कि भारतवर्ष में रहने वाले या उस देश में रहने वाले सभी वर्ग शामिल है, सभी धार्मिक, सभी संस्कृति, सभी सभ्यता, सभी वर्गों के लोग उसमें सम्मिलित हैं। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। प्रस्तावना के कुछ मुख्य जो शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं। जैसे पहला कि हम भारत के लोग, भारत का संविधान निर्माण जो है वो अधिनियम जो है, भारत का संविधान निर्माण और उसका अधिनियम लोगों ने अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा जो है वो कायम रखा है, ना कि किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति के द्वारा। दूसरा आपका है प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े मामले पे फैसले लेने का पूरा सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति जो है इसका लोगों से जुड़े मामले का फैसला नहीं ले सकती है। तीसरा आपका है समाजवादी। अब बच्चों देखिए, समाजवादी का मतलब आप जान ही नहीं क्या है, वो है सोशलिज्म। यानी समाज में जो संपदा जो है सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज उसका बंटवारा जो है समान रूप से करता है। जैसे ज़मीन जायदाद या फिर धंधे की उसमें जो बंटवारा है, या कानून, जैसे ज़मीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है या फिर कानून है, इसमें जो ऐसे कानून, जो कायदे कानून इस तरह बनाए जाएं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जो है वो कम हो जाए। यानी हम कह सकते हैं समाज में संपदा जो है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है। तो समाज में ऐसे कानून बनाए जाए, ऐसे कायदे कानून बनाए जाए जो हर क्षेत्र में जो है वो समानता प्रदान करे, ना कि असमानता। समानता प्रदान करे और साथ ही असमानता को भी दूर करे। यानी नौकरी में और प्रॉपर्टी में या खेती में, कृषि में या किसी क्षेत्र में, किसी सरकारी व्यवसाय में या किसी भी व्यवसाय में समानता जो है वो होती है या होनी चाहिए और असमानता दूर होनी चाहिए। यह आपका हो गया तीसरा। अगला है आपका पंथ निरपेक्ष। अब आपका जो है वो पंथ निरपेक्ष जो है, अब नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। मतलब नागरिक जो है, देश का नागरिक जो है वो स्वतंत्र है किसी भी देश का, किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धर्म पे अपना जो है वो विश्वास या आस्था रखने का। लेकिन कोई धर्म जो है वो आधिकारिक नहीं है, धर्म नहीं है। यानी वो कंपल्शन नहीं है कि तुम आपको यही संस्कृति, यही धर्म जो है फॉलो करना है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का सम्मान देती है। सभी धर्मों और सभी संस्कृति सभ्यता के लोगों को सम्मान देती है, उसको समान समझती है। यानी नागरिक जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपने हिसाब से धर्म चुनने के लिए। वो किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है बिना किसी रोक टोक, बिना किसी अवरोध, बिना किसी रुकावट के। दूसरा है आपका लोकतांत्रमत, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली, या कह सकते हैं तांत्रतमक। यानी हम कह सकते हैं ना कि तांत्रमक कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक। यानी आपको, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत एक गणतंत्र देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो सरकार का ये ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय जो है समान रूप से मिले और लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं, ना कि कोई राजा, ना तो कोई रानी, ना तो कोई बाहर की कोई शक्ति। इसीलिए ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। इसीलिए ये लोकतांत्रिक प्रणाली देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग शासन का चुनाव करते हैं, ना कि कोई राजा, ना तो कोई रानी, ना तो कोई बाहरी व्यक्ति। अब है गणराज्य। जब हमारा शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है तो हम रिपब्लिक हैं, और शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुनाव होता है, और किसी वंश या वंशज या राजा के द्वारा इसका चुनाव नहीं होता है, बल्कि शासन का चुनाव लोगों द्वारा होता है और लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो ये रिपब्लिक हुआ, तो ये गणराज्य देश हुआ। फिर आपका न्याय। अब नागरिकों के साथ जो है किसी प्रकार का न्याय हो अन्याय ना हो, जाति, धर्म, लिंग, वेश, भूषा, भाषा, रंग, इनके आधार पे उनको जो है कोई भेदभाव ना हो, और
सबको समान रूप हो, कानून की नज़र में, कानून की दृष्टि में सभी समान हो और उनको पूरी तरीके से हर तबके, हर वर्ग के लोगों को जो है अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें या अपने अधिकारों की पूरी तरीके से वो मांग करें। दूसरा है स्वतंत्रता। हम जानते हैं कि भारत देश जो है वो गणतंत्र देश है, रिपब्लिक है, सेकुलरिज्म है और धर्मनिरपेक्ष देश है। तो हमको हमारे संविधान ने ये पूरी तरीके से आज़ादी दी है कि हम अपने अनुसार अपना व्यवसाय चुनें, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी धर्म मान सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं रह भी सकते हैं। हमें पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आज़ादी है अपनी बातों को कहने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, हमें अपने विचारों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता है। हम अपने देश के किसी भी कोने में बिना हिचक, बिना रुकावट, बिना किसी बंधन के हम रह सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी है। हम अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बिना किसी रुकावट के हम जा सकते हैं। यानी हर तरीके से जो है हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। दूसरा है आपकी समता। अब समता कहते हैं कि कानून के समक्ष, जैसे हमने आपको बताया कि सभी लोग जो हैं वो समान है। पहले जो चली आ रही थी असामाजिकता और असमानता जो है वो ख़त्म हो गई और संविधान ने हमें जो है वो समानता का प्रारूप, समानता की अवधारणा से अवगत कराया। दूसरा है बंधुता, यानी हम सभी से ऐसा आचरण करें कि सभी समान हों, सभी मेल जोल से रहें, सभी प्यार से रहें, सभी प्रेम भाव से रहें, ना कि जो है कोई भी नागरिक दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन न करे और ना एक नागरिक दूसरे नागरिक पे अपनी प्रभुता ही जमाए। तो बच्चों, ये है आपका प्रस्तावना के कुछ शब्दों का अर्थ था। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के महत्व के बारे में। महत्व के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी संविधान की कुंजी जो होती है वो उसकी प्रस्तावना होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संविधान का प्रारूप जो होता है वो हम कह सकते हैं कि ये जो बिगनिंग पार्ट जो है, ये प्रस्तावना, वो संविधान का सार है, संविधान का एसेंस है, उसके उद्देश्यों, उसके लक्ष्यों की जो है वो रूपरेखा है। तो बच्चों, हम कुछ पॉइंट से पढ़ लेते हैं कि क्या इसका महत्व है। पहला है कि जनता का संविधान, जैसा कि अगर प्रस्तावना पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये संविधान जो है जनता द्वारा चुना गया है, जनता के लिए बना है और इसी लिए संविधान में प्रस्तावना की शुरुआत, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रस्तावना में पहला ही जो सेंटेंस है, वाक्य, वो है हम भारत के लोग, यानी लोगों को समर्पित है, लोगों के लिए है। अब बच्चों, अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना भी इस तरह से शुरू है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के हम सभी लोग। दक्षिण अफ्रीका का भी संविधान यही पहला शब्द देता है कि हम दक्षिण अफ्रीका के लोग। तो ये सारे जो संविधान है वो गणतंत्रीय है, रिपब्लिक की बात करता है, गणतंत्र की विशेषता को बताता है। फिर आदर्श एवं मूल्यों की जो है वो झलक आती है। अब बच्चों, संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद हमको उनके उद्देश्यों की, उनके लक्ष्यों की, उनके मूल्यों के बारे में पता चल जाता है। जब आप उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो साफ साफ उसके ऑब्जेक्टिव्स और एम्स जो हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर सरकार की स्वरूप की जानकारी। अब भारतीय संविधान के कुछ मूल्य जो हमने आपको बताया कि आदर्श मूल्यों का जो है की झलक है, कुछ उसके खास जो मूल्य, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया था इससे पहले कि कुछ प्रमुख शब्द के जो अर्थ बताए वही इसके मूल्य है, जैसे न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रात्मक और गणतंत्रीय विशेषता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ये इसके कुछ प्रमुख मूल्य हैं। फिर इसके आप है सरकार के स्वरूप की जो जानकारी है। अब प्रस्तावना का स्वरूप जो स्पष्ट रूप से दिया गया कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है, यह एक गणराज्य है, यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई, यह एक गणराज्य है, ये एक संपन्न प्रभुत्व राज्य है। किसी भी तरह का आंतरिक इस पे कोई दबाव नहीं है, यह स्वतंत्र है, इसका उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना है। ये है आपका सरकार के स्वरूप की जो है वो जानकारी। यानी प्रस्तावना का जो स्वरूप है वो स्पष्ट रूप में है कि ये लोकतंत्र देश है,
ये स्थापना की गई है। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है और यहाँ पे आंतरिक शक्ति व कोई दबाव नहीं है और ये बाहरी मामलों में भी ये स्वतंत्र है। ये एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है और इसका उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना है। अगला है आपका धर्मनिरपेक्षता। हमने आपको जैसे बताया कि प्रस्तावना में ही भारत को धर्मपंथ निरपेक्ष घोषित कर दिया गया था और संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया है, साबित किया है, घोषित किया है, क्योंकि यहाँ पे कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं, कई संस्कृति सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, तरह तरह के भाषा के बोलने वाले लोग हैं, तरह तरह के ट्राइब्स को बिलोंग करने वाले लोग हैं, बहुत सारी जनजातियाँ हैं, बहुत सारे लोग जो है अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग संस्कृति है, सबकी अपनी अलग अलग जो है वो सभ्यता है और बहुत अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। लेकिन ये सभी संस्कृति अलग अलग भिन्नता, ये सारी भिन्नता एक ही देश में एक साथ रहती है। तो यहाँ पे 1976 में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो जोड़ा गया 1976 में संविधान में। और यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई भी धर्म जो है वो राजधर्म नहीं है, अर्थात जो कोई एक धर्म जो है वो राजधर्म घोषित नहीं किया गया है, यानी अर्थात जो है नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव संविधान नहीं करता है, बल्कि असमानता को दूर करता है। इस तरह के भेदभाव को वो दूर करने की बात कहता है और धर्मनिरपेक्ष होने की जो है वो विशेषता को बताता है। इसी प्रकार से जो है आप कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का आधार है और इसके मूल्यों, उसके आदर्शों, उसके उद्देश्यों को जो है वो प्रकट करती है और न्यायालयों ने भी प्रस्तावना के महत्व को और इनके उद्देश्यों को जो है स्वीकार किया है। अब बच्चों देखो, अब अगला है आपका लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका संस्थाओं का स्वरूप। तो बच्चों, संस्थाओं का जो स्वरूप है, संविधान केवल आदर्शों और मूल्यों का ही एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि इसे बल्कि वास्तविक रूप में संविधान उन मूल्यों का संस्थागत प्रारूप है। एक इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं कंपोनेंट है ये संविधान। इसीलिए ये जो है ये एक दस्तावेज है, यानी जिसमें संविधान मूल्यों, आदर्शों का एक दस्तावेज है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमारे भारत को जो है वो गणतंत्रीय और स्वतंत्रीय और एक रिपब्लिक, एक स्वतंत्र देश जो है वो घोषित करता है। अब हम कह सकते हैं कि ये दस्तावेज है, यह एक विस्तृत दस्तावेज है। इससे समय समय पे जो है इस पे अमेंडमेंट्स भी किए गए और समय समय पे इस पे संशोधन भी किए गए, अमेंडमेंट्स भी किए गए। जैसे भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू में बनाई गई, बाद में उसमें कई शोधन करके जो है उसमें आर्टिकल्स, अनुच्छेद और ये सारी चीज़ें जोड़ी गई। अब ये एक पवित्र दस्तावेज है। लोग मानते हैं कि ये सच है कि ये एक पवित्र दस्तावेज है और जो है बदलाव समय समय पे कानून के अनुसार और सिचुएशन, परिस्थितियों के अनुसार जो है इसमें जो है कुछ बदलाव किए गए और इसी बदलाव की प्रक्रिया को हम संविधान संशोधन कहते हैं। तो बच्चों जो है और संविधान ने जो है इस तरह के संशोधन को जो है वो कह सकते कानूनी भाषा में भी दर्ज किया है और मतलब इसमें कहते हैं कि संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि जनता ही अपना शासक चुनती है और किसके पास कितनी शक्ति होगी, किसके पास कितना अधिकार होगा, ये संविधान तय करता है। किस राज्य को कितनी शक्तियाँ मिलनी है, केंद्र सरकार को कितनी शक्तियाँ मिलनी है, राज्य सरकार को कितनी शक्तियाँ मिलती है, सत्ता में कितनी कैसे साझेदारी होती है, इस सब चीज़ों का जो मूल्यांकन है, इन सब चीज़ों का जो विश्लेषण है वो आपका जो है वो संविधान में पूरी तरीके से होती है और शक्तियाँ जो हैं वो संविधान से राज्य सरकारों को और अन्य सरकारी संस्थाओं को या अन्य सरकारों को जो है वो मिलती है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर जो है अब समाप्त हो गया है और संविधान निर्माण चैप्टर अब यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। अब अगले जो शीर्षक में हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे और जो है आपका अगले लेक्चर में बच्चों हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है आपका संस्थाओं का कामकाज जो है वो हम अगला जो है वो चैप्टर आपका
शुरू करेंगे। और तो हम ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, और मैं आपको PDF में इसका क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको भेज दूँगी। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर थ्रू इन PDF। सो चिल्ड्रन, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपनी बुक को भी ज़रूर पढ़िएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन योर फैमिली। गुड बाय।